अगला डाउट का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अजीत ने अपनी पुत्री को कहा 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की 7 गुनी थी। मतलब कि अजीत है और उसकी बेटी है, ठीक ना, मतलब पुत्री मतलब बेटी होता है, ठीक है ना। तो उसने कहा अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या है कि 7 वर्ष पहले मेरी आयु कहने का मतलब क्या हुआ कि अजीत की आयु तुम्हारी उस समय की आयु की, माने उसका जो पुत्री का आयु था उसकी आयु का कितना गुनी थी, 7 गुना था, ठीक है। फिर अब से 3 वर्ष बाद, फिर अब से 3 वर्ष बाद का मतलब हुआ कि अभी प्रेजेंट एज है, ठीक ना, उससे 3 साल बाद मेरी आयु मतलब कि अजीत की आयु तुम्हारी आयु मतलब कि पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको बताना है कि अजीत और उसकी पुत्री की आयु क्या है, ठीक है। तो जब भी आपको आयु वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या किया है कि दोनों का वर्तमान आयु मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अजीत है और अजीत की क्या है, बेटी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि अजीत की आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु हम मान लेते हैं, y वर्ष, इसलिए प्रश्न से, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर हम मान लिए कि माना कि अजीत की आयु x वर्ष हो गई और पुत्री की आयु हो गई y वर्ष, ठीक है, इसलिए प्रश्न से। तो पहला जो स्थिति दिया हुआ कि अजीत ने अपनी पुत्री को कहा कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब कि 7 वर्ष पहले हम दोनों का उम्र निकालेंगे, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व अजीत की आयु जो हो जाएगी, अजीत की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष, क्योंकि अभी x है तो 7 वर्ष पहले मतलब कि 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। मतलब दोनों में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अजीत का आयु x माइनस 7 और ये हो गया उसकी पुत्री का आयु y माइनस 7। तो लिखा हुआ है कि अजीत ने अपनी पुत्री को कहा कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो 7 वर्ष पूर्व इसका आयु हो गया, ये अजीत का आयु हो गया। मेरी आयु तुम्हारी आयु की, तुम्हारी उस समय की आयु की, तो उस समय इसका आयु क्या था, y माइनस 7। तो उस समय आयु की 7 गुनी थी, मतलब कि ये 1 है तो ये कितना है, 7 है, ये 2 है तो ये कितना है, 14 है। तो इसमें अगर हम 7 से गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये समझिएगा कि 7 वर्ष पहले अजीत की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, मतलब कि ये 7 गुना है, माने कि ये 10 है तो ये क्या है 70 है, ये 20 है तो क्या है 140 है, ये 5 है तो ये क्या है 35 है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि ये 35 है और ये 5 है, तो 5 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, 7 से गुना कर दिए। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 7 बराबर हो जाएगा आपका 7y माइनस में हो जाएगा 49। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो माइनस में 7 तो y बराबर है माइनस 49 और ये इधर जाएगा तो प्लस में 7। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे कंडीशन में दिया है फिर अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मतलब कि जो प्रेजेंट एज एक्स वाई माने हैं अब से 3 वर्ष बाद, तो बाद वाला में क्या होता है ऐड होता है, पहले वाला में माइनस होता है, ठीक ना। तो अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद अजीत की आयु क्या हो जाएगी, तो अजीत की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि फिर अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु मतलब कि अजीत की आयु, ठीक है, अजीत की आयु तुम्हारी आयु की मतलब कि y प्लस 3 के 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो इस तरह से हो जाएगा x प्लस 3, ये आपका हो जाएगा 3y प्लस में हो जाएगा 9। तो लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3, तो यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस 3y बराबर 6। फिर आपको ये सोल्व करने आता है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व कीजिएगा तो आपके पास एक्स वाई का मान आ जाएगा और वही अजीत का और पुत्री का उसका वर्तमान आयु हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंजलि 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाती है, ठीक है। अंजलि एक लड़की है जो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। वो खजांची से आग्रह करती है, खजांची मैंने होता है कैशियर, क्या होता है कैशियर, जो पैसा लेन देन का काम करता है उसको हम बोलते हैं कैशियर, हिंदी में बोलते हैं खजांची, ठीक है। तो वह खजांची से आग्रह करती है कि मतलब कि कैशियर से आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है कि वह केवल 50 और 100 रुपये का नोट दे, कुछ काम रहा होगा, ठीक है, तो 50 और 100 रुपये का नोट ही दे, ठीक है। तो वह कुल 25 नोट पाती है। तो कैशियर क्या करता है कि जब उसको 2000 रुपये गिनता है, ठीक है, तो 2000 रुपये में उसको
पूरा नोट कितना मिलता है, तो 25 नोट मिलता है, ठीक है ना। तो आप ये पता आपको नहीं है कि 50 रुपये का कितना नोट मिला और 100 रुपये का कितना नोट मिला, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 50 रुपये और 100 रुपये का उसे कितना नोट मिला, ये आपको पता करना है, ठीक है, कि 50 का कितना नोट उसको मिला और 100 का कितना नोट मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या हम मान लिए x और 100 रुपये के नोटों की संख्या हम मान लिए y। इसलिए क्या हो गया, प्रश्न से हमको पता है कि नोट का कुल संख्या कितना है, 25 है। इट मीन्स कि x प्लस y को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये बहुत ही आसान समीकरण हो गया कि x प्लस वाई बराबर हो गया 25। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह कुल 25 नोट पाती है, माने कि 50 रुपये और 100 रुपये का ही नोट मिला है, तो इसका लोग ये दोनों को मिला के उसको कितना मिला, 25 नोट ही मिला, तो बराबर क्या हो जाएगा 25। अब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 50 का 4 नोट है, ठीक है ना, तो उसका कुल वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 50 गुना 4 करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 50 रुपये का 4 नोट है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए कि आपके पास पूरा कितना रुपये है, तो हम 50 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है ना। तो उसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास अगर 50 का x नोट है तो हमारा कुल वैल्यू क्या होगा, तो 50 गुना x होगा, माने 50x होगा, ठीक है। और उसी तरह से मान लीजिए 100 रुपये का y नोट है तो कुल वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 100 गुना y, माने हमारे पास 100y। और ये दोनों को मिलाएंगे तो जो होगा, मान लीजिए कि 2000 होगा, 3000 हुआ, ये अलग अलग हो सकता है। x का वो x y के वैल्यू पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर ये आपको पता है कि कुल वैल्यू जो है पैसा का वो कितना है, 2000 रुपया है। मतलब कि 50 के नोटों की संख्या और y के नोटों की संख्या, मतलब कि 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या को कुल मिलाएंगे अगर हम, तो हमारे पास कुल जो रुपया का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2000 रुपये के बराबर होगा। तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से अगर मान लीजिए कि 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या अगर हम निकालें तो यहाँ पर क्या है, x है, तो कुल वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 50 में x से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जिस तरह से हम बताया कि हमारे पास 4 नोट है और 4 नोट का कुल वैल्यू आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 50 गुना 4 कीजिएगा, तो आपके पास टोटल रुपया कितना है, 200 रुपया है। तो उसी तरह से 50 रुपये का इसके पास x नोट है तो इसका कुल वैल्यू क्या हो गया, 50 गुना x और प्लस उसी तरह से 100 रुपये का y नोट है तो इसका क्या हो जाएगा, कुल वैल्यू 100 गुना y, और टोटल वैल्यू जो है ये मिला के कितना है, 2000 रुपये, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 2000, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x प्लस में हो जाएगा 100y बराबर में हो जाएगा 2000। 50 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 2000। 2000 को इससे कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 40 बार में कट जाएगा, मतलब कि x प्लस 2y बराबर आपके पास क्या आ गया, 40। ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करके आप पता लगा सकते हैं कि 50 का कितना नोट था और 100 का कितना नोट था। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हेमा घर आने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी कुछ दूर ट्रेन से और कुछ दूर बस से तय करती है, ठीक है। हेमा एक लड़की है, ठीक है ना, जो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मैंने आपको टोटल आपका दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। कुछ दूर ट्रेन से और कुछ दूर बस से तय करती है, उसे 4 घंटे लगते हैं। पूरा का समय कितना लगता है, 4 घंटा। यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से तय करती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका जो यह स्टेटमेंट हुआ पहला हुआ, क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट हुआ, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, तो 300 किलोमीटर का पूरा दूरी है, ठीक है ना, जिसमें से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से तय करती है, और शेष, तो शेष कितना हो जाएगा, तो 300 में से अगर आप 60 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 240 किलोमीटर। और 240 किलोमीटर जो दूरी होगा वो क्या चीज़ से तय करेगी, तो बस से तय करेगी, ठीक है ना। और दोनों मिलाकर उसको कितना समय लगा, 4 घंटा लगा। ये आपका स्टेटमेंट हो गया पहला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करती है, उसे 4 घंटे लगते हैं यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से तय करती है। यहाँ पर ही आपका पहला सेंटेंस खत्म हुआ, ठीक है। आगे आपका लिखा हुआ है यदि, मैंने पहला स्टेटमेंट वहाँ पर खत्म हो गया। अगला स्टेटमेंट आपका है यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से, मतलब दूरी तो उसको 300 किलोमीटर ही तय करना है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है कि यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना हो जाता है 200, क्योंकि टोटल दूरी कितना है 300। तो 200 अगर बस से जाती तो उसको 10 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब कि 4 घंटा लगा है। तो अगला में अगर वह टर्म कंडीशन बदल देगी तो उसको 4 घंटा 10 मिनट समय लगेगा। तो आपको बताना है कि ट्रेन और बस की गति मालूम करें। तो गति इट मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि उसका चाल क्या है, या कह सकते हैं कि उसका वेग क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ट्रेन और बस की गति को मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कि ट्रेन की
गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की गति मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए प्रश्न से। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 किलोमीटर की दूरी कुछ दूर ट्रेन से और कुछ दूर बस से तय करते हुए 4 घंटे समय लगता है यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से, पहला कंडीशन में 60 किलोमीटर क्या चीज़ से गई है, ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर दूरी हो गया और ट्रेन का यहाँ पर स्पीड क्या है, x है, तो 60 बटा क्या हो गया, x प्लस 60 अगर ट्रेन से गई है तो बस से कितना गई होगी, तो 240, 240 क्या हो जाएगा, बस से मतलब कि 240 बटा क्या हो गया, y। हम ऊपर में क्या किए हैं कि ऊपर में रखे हैं दूरी को, नीचे में क्या चीज़ रखे हैं, चाल को, और आपको पता है कि दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है, और समय आपको लगा है 4 घंटा, तो बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो 4 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, 15 बटा x, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 अगर कॉमन लीजिएगा तो 60 बटा क्या हो जाएगा, y, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1। ये आपका हो गया समीकरण 1। 4 कॉमन लिया और 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन 1। अब आते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, आगे दिया हुआ है यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से, 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो ट्रेन का गति क्या है, तो ट्रेन का गति है 1, तो 100 बटा क्या हो जाएगा, x, और शेष दूरी बस से, तो शेष दूरी क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 में से 100 घट जाएगा तो 200 बचेगा, और बस का जो गति है क्या है, y है, तो इसको 10 मिनट अधिक समय लगता है, माने कि पहले 4 घंटा लगता था, अब 4 घंटा से 10 मिनट अधिक, मतलब कि 4 घंटा 10 मिनट, तो 4 घंटा प्लस में 10 मिनट, तो ये 4 घंटा और ये क्या है, मिनट है, तो 10 बटा हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 60 कर लेते हैं, तो 10 बटा 60 करने से होगा क्या कि ये पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका हो गया घंटा में हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4/1/6। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका पास क्या आ गया कि 100 बटा x हो गया, प्लस में हो गया 200 बटा y, और बराबर इसको पूर्णांक अगर थोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे लिखे हम 4 प्लस 10 बटा 60 लिखे, 10 बटा 60 क्यों लिखे, क्योंकि ये आपका क्या था, तो ये आपका था यहाँ पर मिनट में था, तो इसको हम घंटा में बदल दिए, क्योंकि पूरा को घंटा में हम लिखेंगे। ठीक ना, तो इससे होगा क्या कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 + 1/6, और आपको हम बताए थे कि 4 + 1/6 है, तो इसको हम 4/1/6 लिख सकते हैं, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 × 6 = 24, और एक क्या हो जाएगा 25/6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बराबर में 25/6। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 25 है, तो आपको पता है कि 25 के पहाड़ा में 200 भी आता है, 25 के पहाड़ा में 100 भी आता है, तो 25 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/x हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8/y, और 25 तो यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/6। तो ये आपके पास आ गया समीकरण 2, और आप भली भांति जानते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसको सोल्व करके आप x y का मान निकाल लीजिएगा, और x y का जो मान आएगा वही आपका ट्रेन और बस का गति होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका था, क्वेश्चन नंबर 18, वो भी इसी प्रकार का है, तो उसको भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, एक हौज के नल से, हौज मतलब समझ जाइए कि मैंने कि कोई टैंक है या जिसमें पानी जमा होता है, उसको हम हौज कहते हैं। ठीक है ना, तो एक हौज के नल से प्रति मिनट, नल लगा हुआ है, प्रति मिनट समान रूप से पानी भरा रहा है। ठीक ना, मतलब कि प्रति मिनट माने कि 1 मिनट में अगर मान लीजिए 1 लीटर आता है, तो 2 मिनट में 2 लीटर, 3 मिनट में 3 लीटर, 4 मिनट में 6 लीटर, इस तरह से पानी उसमें क्या हो रहा है, भरा रहा है। यदि अभी से 10 मिनट बाद हौज में 126 लीटर पानी हो, यदि अभी से 10 मिनट बाद अभी से 10 मिनट बाद अगर हम देखेंगे तो उसमें पूरा पानी कितना जमा होगा, 126 लीटर पानी हो, और अभी से 3 मिनट पूर्व मैंने 3 मिनट पहले 87 लीटर पानी हो, तो बताए इस समय हौज में कितना पानी है। मतलब कि आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि पहले से हौज में कुछ पानी है, ठीक है, पहले से कुछ कलेक्ट पानी है यहाँ पर, ठीक ना। फिर हम नल को अगर चालू करते हैं, तो अभी से अगर हम देखेंगे तो 10 मिनट बाद अगर हम नल को खुला छोड़ दिए तो उसमें पूरा जो पानी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 126 लीटर, ठीक ना। और अभी जो पानी है, ठीक ना, अगर 3 मिनट पहले अगर हम देखते तो उससे में कितना पानी होता था, उसमें 87 लीटर पानी होता, तो हमको बताना है कि अभी कितना पानी उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि हौज में
पानी की मात्रा मान लिए 1 लीटर, कि पहले से हौज में कितना पानी है तो 1 लीटर पानी उसमें जमा है। फिर समझिएगा कि मान लीजिए कि माना कि हौज में पानी की मात्रा, उपस्थित पानी की मात्रा, मतलब पहले जो पानी की मात्रा पहले से है ना वो कितना है 1 लीटर है। और यहाँ पर मिनट में बात हो रहा है कि 10 मिनट बाद 3 मिनट पूर्व थे ना, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी आता है, तो 1 मिनट में हम मान लेते हैं कि y लीटर, और लीटर में ही हम मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रति मिनट नल से भरे जाने वाले लिखते हैं, भरे जाने वाली पानी की मात्रा बराबर y लीटर, ठीक है। क्या मान लिए कि प्रति मिनट नल से भरे जाने वाली पानी की मात्रा y लीटर, माने कि 1 मिनट में y लीटर, तो 2 मिनट में 2 लीटर, माने 2y लीटर, ठीक ना। 3 मिनट में तो 3y लीटर, 4 मिनट में 4y लीटर, ठीक ना। बाद में कहेगा तो प्लस करके लिखेंगे, पहले कहेगा तो क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो फिर से समझ लीजिए कि पहले से हम मान लिए कि पानी की मात्रा पहले से कितना है 1 लीटर है, और हर 1 मिनट में पानी कितना भर रहा है तो y लीटर भर रहा है, ठीक ना। अब y के वैल्यू हमको पता नहीं कि 1 लीटर भर रहा है या 2 लीटर भर रहा है कि 3 लीटर भर रहा है, हमको पता नहीं है, तो हम इसको मान लिए y लीटर, ठीक है। अब इसलिए लिखते हैं क्या प्रश्न से। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक हौज के नल से प्रति मिनट समान रूप से पानी भर रहा है, अभी से 10 मिनट बाद हौज में 126 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी से 10 मिनट बाद माने कि अभी पहले पानी कितना जमा है तो पहले से x जमा है, और 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट बाद माने कि उसमें क्या होगा पानी और भरेगा, ठीक ना। मान लीजिए कि चालू करके 10 मिनट बाद देखेंगे तो नल से तो पानी आ रहा है, ठीक ना। तो प्लस कितना हो जाएगा 10 मिनट बाद, तो 1 मिनट में y लीटर, तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा 10y लीटर जुट जाएगा, और पूरा पानी कितना हो जाएगा तो 126, तो ये हो जाएगा 126 के बराबर। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। पुनः लिखते हैं प्रश्न से। आगे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और अभी से 3 मिनट पूर्व, अगर अभी से 3 मिनट पहले अगर हम देखते हैं उस नल में पानी, तो उस नल में कितना पानी, उस हौज में कितना पानी होता है तो 87 लीटर होता। तो अभी मान लीजिए कि x है, अभी क्या है x है, और पहले का हमको पता करना है, तो क्या होगा माइनस करेंगे, तो माइनस में कितना देर पहले तो 3 मिनट पूर्व, तो क्या हो जाएगा 3y घट जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा, और ये आपका हो गया समीकरण 2। और आपको भली भांति पता है कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करके आपको यहाँ पर बताना है कि इस समय हौज में कितना पानी है, तो आपको निकालना है x का वैल्यू, तो जो x का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा प्रारंभ में पानी की मात्रा उसमें कितना था ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आप वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हेमंत ने एक जांच परीक्षा में, मतलब कि हेमंत एक लड़का है जो एक टेस्ट एग्जाम देता है, तो जांच परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए, मतलब उसको 40 अंक मिला, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो उसको 3 अंक मिला, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए गए, मतलब कि अगर गलत उत्तर देता है तो सही में से 1 अंक क्या कर लिया जाता है काट लिया जाता है, माने माइनस कर लिया जाता है, ठीक है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए, माने ये पहला स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, मतलब कि प्लस में 4 मिलता, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटता, माने प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटता, मतलब कि माइनस में क्या होता है 2 अंक काट लिया जाता है, मैंने काट लिया है, मतलब क्या आगे घटा लेना, ठीक ना। तो उसे 50 अंक प्राप्त होते, तो आपको बताना है कि प्रश्नों की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया कि एक सही मैंने प्रश्न का सही जवाब दिया और एक प्रश्न का क्या दिया गलत जवाब दिया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि माना कि हेमंत ने x प्रश्नों के सही जवाब दिए तथा y प्रश्नों के गलत जवाब दिए, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। फिर समझिएगा कि हम यहाँ पर क्या मान लिए कि हेमंत ने x प्रश्नों के सही जवाब दिए थे ना, और y प्रश्न में क्या दिए गलत जवाब दिए थे ना, तो उसे तो पूछा गया होगा सब क्वेश्चन, मतलब कि गलत जवाब जो दिया उसका भी पूछा गया होगा, जो सही जवाब दिया उसका भी पूछा गया होगा, ठीक ना। माने कि कहने का मतलब हुआ कि कुल प्रश्न से क्या पूछा गया x और x प्लस वाई पूछा गया, ठीक है ना। मान लीजिए कि वो 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया और 2 प्रश्नों का गलत जवाब दिया गया, तो कुल से पूछा गया प्रश्न कितना, तो 5 प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा प्रश्न से
क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखा गया है कि हेमंत ने एक जांच परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक। मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक सही उत्तर सही जवाब दिया तो उसको क्या मिलेगा 3, 2 दिया तो 2, माने 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 दिया तो उसको 9। तो अगर मान लीजिए कि x प्लस 9 सही बनाया तो उसका नंबर कितना मिलेगा 3x मिलेगा। क्या मिलेगा 3x, ठीक है ना। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया, तो काट लिया गया मैंने माइनस में 1 होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि y प्रश्न गलत बनाया तो क्या हो जाएगा माइनस में y। फिर से समझिएगा कि हम यहाँ पर क्या किए कि उसको हमें पता है कि 3 अंक उसको क्या चीज़ मिलता है, 3 अंक उसको मिलता है कब, जब उसको जब उसका जवाब सही होता है। तो हम यहाँ पर सही क्या माने हैं x, तो टोटल उसका सही का कितना हो जाएगा, तो 3 गुना x हो जाएगा। और गलत के लिए कितना होता है 1 अंक काट लिया जाता है, मैंने माइनस में 1 हुआ, ठीक ना। तो अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा लिखते हैं कि माइनस प्लस -1 और गुना में क्या करते हैं y, -1 से क्यों गुना किया, क्योंकि एक क्या कर लिया जाता है काट लिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या माने कि वो कितना गलत जवाब दिया है, तो y गलत जवाब दिया, तो -1 गुना क्या हो जाएगा y। और कुल मिला करके उसको सही गलत पूरा करके उसको ऐड करके उसके पास रिजल्ट कितना है, तो 40 अंक मिला, माने बराबर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 40। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुनः प्रश्न में आगे आपको दिया हुआ है यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, तो सही उत्तर कितना दिया है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 गुना x प्लस, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2, और गलत उत्तर कितना दिया है y, और बराबर में क्या हो जाएगा कितना उसको अंक मिला, तो 50, तो बराबर में क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर में हो जाएगा 50। 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 25। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व कीजिएगा तो आपके पास x y आ जाएगा, और x प्लस y को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपके पास प्रश्नों की कुल संख्या आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा।